तीसरी पारी की पहली अग्नि परीक्षा एनडीए ने पास कर ली है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं। 48 साल बाद हुए स्पीकर के चुनाव में खास बात यह रही कि पूरे देश को पता था नतीजा ओम बिरला के पक्ष में आएगा, लेकिन फिर भी विपक्ष चुनाव पर अड़ा रहा। विपक्षी गठबंधन को भली भांति पता था स्पीकर के चुनाव में हार मिलेगी, बिरला विजयी होंगे। इसके बावजूद आईएनडीआईए ब्लॉक चुनाव कराने पर अड़ा रहा। दरअसल इस चुनाव में विपक्ष को हार जीत की चिंता नहीं थी, बल्कि चुनाव के बाद बने समीकरण को साबित करना था। सत्ता पक्ष को विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाना चाहता था। अब नंबर गेम बदल गया है, यह साबित भी करना था। इसके अलावा विपक्षी दलों की एकजुटता कितनी भी बरकरार है, इसका भी शक्ति परीक्षण करना था। विपक्ष की इस गहमा गहमी के बीच ओम बिरला ने लगातार दूसरी बार स्पीकर बनकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। तो पहली परीक्षा में एनडीए पास हो गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं। मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ से ये हमारे मेहमान हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से हमारे साथ राम पांडे जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। शिवम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मध्य प्रदेश के मेहमानों से करूंगी। राम पांडे जी, पहली परीक्षा और एनडीए पास हो गया। जी, पास फेल तो चलता रहेगा, लेकिन जो डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की जो लड़ाई थी और जो संविधान और लोकतंत्र को जो बचाने की जो लड़ाई थी, वो अभी जारी रहेगी। कांग्रेस का मेन फोकस संविधान बचाने पर है और जो विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ ली थी और 2019 से लेकर अभी तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। तो ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये इस बात को साबित करता है। ओम बिरला जी दोबारा बने हैं
उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ओम बिरला जी का कार्यकाल कैसा रहा है, उन्होंने बिल्कुल राम पांडे जी, संविधान चुनाव कराने की नौबत क्यों आई? चुनाव क्यों कराने पड़े और क्या जरूरत थी जब नंबर गेम जी, आपके पक्ष में नहीं था? जी, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी को फोन किया था कि स्पीकर पद पर चर्चा कर ली जाए, डिप्टी स्पीकर पद पर चर्चा कर ली जाए। तो खड़गे जी तैयार थे। राजनाथ सिंह जी ने 24 घंटे का समय मांगा, राजनाथ सिंह का वापस कॉल नहीं आया, तो बैक भारतीय जनता पार्टी ने किया है, राजनाथ सिंह जी ने किया है। और ये अच्छी बात है कि बीजेपी में भी डिक्टेटरशिप खत्म हुई है। पहले तो ये लोग बात ही नहीं करते थे और राजनाथ सिंह जी को तो पूछते ही नहीं थे। तो कम से कम राजनाथ सिंह जी को इतने अधिकार तो दिए कि वो इस लायक हो गए कि खड़गे जी से बात कर सकें। पहले तो अमित शाह जी और मोदी जी के अलावा कोई किसी को पूछता ही नहीं था। इस तो चुनाव से क्या मैसेज गया है? इस चुनाव से क्या मैसेज गया है? इस चुनाव से जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि हाँ, अब जनता की आवाज सुनी जाएगी। जनता के द्वारा चुने हुए 150 सांसदों को संसद से एक साथ निष्कासित नहीं किया जाएगा। जनता में ये मैसेज गया है कि विपक्ष के जो सांसद हैं, जनता के द्वारा जो चुने गए सांसद हैं, उनकी आवाज लोकसभा के अंदर म्यूट नहीं की जाएगी, उनकी आवाज को बंद नहीं किया जाएगा। ये मैसेज गया है कि राहुल गांधी जी, महुआ मोइत्रा जी की तरह कई सांसदों को बिना कारण असंवैधानिक रूप से संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ये जनता में मैसेज गया है कि रमेश बिधूड़ी जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन के अंदर गालियां देते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो ये जनता के अंदर मैसेज जाएगा। तो जनता मजबूत हुई है और जनता चाहती थी कि ये चुनाव हो, जनता चाहती थी कि सरकार को जनता की ताकत का पता चले। ठीक है, जनता चाहती थी कि वो परंपरा टूटे जो पक्ष और विपक्ष की सहमति से अभी तक लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं 48 साल तक, वो परंपरा टूटे, जनता चाहती थी। रामपाल जी, हमने हमेशा जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग रह चुके हैं। यूपीए की सरकार थी तब भी डिप्टी स्पीकर पद करिया मुंडा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता को दिया गया है। तो हमने तो परंपराओं का निर्वहन किया है। डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा हमने विपक्ष को देने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न तो डिप्टी स्पीकर का पद दे रही है और 2019 से उस पद को खाली रखी है, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। ठीक है, ठीक है। शिवम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए है हमारे साथ। ठीक है राम पांडे जी, शिवम शुक्ला जी, जो परंपरा टूटी है उसकी जिम्मेदारी आपकी है और पहली परीक्षा थी उसमें पास तो आप हो गए हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी मैसेज साफ है कि इस बार कुछ भी आसान नहीं होगा सदन में। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लोकतंत्र के लिए यह एक अद्भुत दिन था, जहाँ पे नेता सदन प्रधानमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष जो आज नवनिर्वाचित हुए हैं राहुल गांधी जी, दोनों एक साथ चुने गए अध्यक्ष जी को साथ लेकर के उनकी आसंदी तक गए और जो इस देश में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा देखने को मिली थी उसका निर्वहन हुआ। यह तो एक बात हो गई। दूसरा, अगर हम इसके राजनीतिक पहलू पर जाएं तो राहुल गांधी जी की नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जो उन्होंने पहला चुनाव करवाया उसमें भी हार हुई है, यह भी देखने को मिला। यह तो इन्होंने मतों की गिनती के लिए कोई ऐसी व्यवस्था उत्पन्न नहीं की, अथवा अगर गिनती हो जाती तो विपक्ष के सांसदों में हम देखते हैं कि कई सारे लोग क्रॉस वोटिंग करके ओम बिरला जी के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते। अब हम आते हैं परंपराओं और रवायतों पर। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इन्होंने कही कि इनकी जब भी सरकार रही तो इन्होंने हमेशा विपक्ष को स्पीकर का पद दिया। तो मैं बताना चाहूंगा, पहली जो लोकसभा थी उसमें एम.ए. अयंगर जी को लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया, वो कांग्रेस के नेता थे। फिर हुकुम सिंह जी को पद दिया गया, वो कांग्रेस नेता थे। कृष्ण राव जी को दिया गया, वह कांग्रेस नेता थे। आर.वे. खड़ीकर को दिया गया, वो कांग्रेस नेता थे। लगातार कांग्रेस ने जब उनके पास नंबर गेम में सफलता थी तो अपने पास डिप्टी स्पीकर का पद रखा है। आज जब संख्या बल में कमजोर है तो इनको लोकसभा की रवायतों की याद आ रही है। मध्य प्रदेश में ही हमको याद होगा कि इनकी सरकार बनी थी 15 महीने के लिए और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने पहले हरवंश सिंह जी को, फिर राजेंद्र सिंह जी को मध्य प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का पद दिया था। लेकिन किस प्रकार से इनकी सरकार बनते ही इन्होंने उस परंपरा और उस पूरी रवायत को तोड़ते हुए हीना कांवरे जी को अपना डिप्टी स्पीकर
कर बनाया था। यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में दर्ज हैं। तो कांग्रेस इस प्रकार की बातचीत नहीं करे। और जो चुनाव की बात है, कांग्रेस ने, मैं तो मानता हूं कि चुनाव करवा लिया, कम से कम उनको अपनी हकीकत मालूम चल गई। लगातार यह लोग सरकार के विरोध में, नंबर गेम के बारे में तरह तरह की टिप्पणी करते थे। उल्टे इस चुनाव ने इनके अपने जो इंडिया गठबंधन है उसके भीतर किस प्रकार की मतभिन्नता है उसको उजागर कर लिया है। ममता बनर्जी ने तो साइन करने से मना कर दिया था। इन्होंने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया उस पूरे एक लेटर में ममता बनर्जी की पार्टी के साइन नहीं थे। तो यह इनकी खोखली विपक्षी एकता की भी पोल खोलता हुआ नजर आता है। हमारा मानना है कि देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा होनी चाहिए। सदन का जो भी व्यक्ति स्पीकर चुना जाता है, सत्यप्रकाश जी कल आप भी थे हमारे साथ और आपने कहीं ना कहीं ये भरोसा जताया था कि एनडीए में फूट है और उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मनीष गुप्ता जी, ये जो 48 साल बाद ऐतिहासिक घटना हुई है, स्पीकर का चुनाव हुआ है, ओम बिरला जी को फिर से चुन लिया गया है, इस पर क्या आपका विश्लेषण है? नहीं, देखिए, इस बार का जो लोकसभा में जो संख्या बल का जो गणित है, निश्चित रूप से पिछली 2 सरकारों के हिसाब से काफी अलग है। और जिस तरीके से कांग्रेस को इस बार 99 सीटें मिली है, कांग्रेस जो है वो डबल फिगर में आई है, हालांकि ट्रिपल फिगर में नहीं आ पाई। बावजूद उसके कांग्रेस का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है इस बार ये चुनाव का होना कहीं ना कहीं इस बात का प्रबल संकेत है कि इस बार जो लोकसभा का संचालन होगा या लोकसभा की जो कार्रवाइयां होंगी वो पहले की तरह जो है वो एक तरफा नहीं होंगी, मोनोटोनस नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं जो संख्या बल है, विरोधियों का भी जो संख्या बल है, वो कहीं ना कहीं इस शक्ति संतुलन को कायम रखेगा। लेकिन इस पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज चुनाव की नौबत आई, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इतिहास में ये दुखद है। और जिस तरीके से लोकसभा जो है वो सभी दलों के लिए एक पाठशाला है और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो हेडमास्टर की भूमिका अदा करते हैं। हो सकता है कई बार जो है कुछ राजी नाराजगी या पक्ष विपक्ष को लेकर के वो हो सकती है, पर एक जो परंपरा है, मुझे लगता है सदन को चलाने में और जो लोकसभा के जो सांसद हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष की जो भूमिका रहती है, मुझे लगता है वो सर्वमान्य होना चाहिए। और संख्या बल देखते हुए अगर हम देख रहे हैं कि वाकई संख्या बल जो है सत्ता पक्ष के साथ है, तो मुझे लगता है चुनाव की नौबत नहीं आने देना चाहिए। फिर भी आया है, बावजूद इसके हमारी तो ये अपेक्षा रहेगी कि लोकसभा का संचालन सही तरीके से हो। जिस तरीके से जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके लोकसभा तक भेजती है, हल्ला में, विवादों में, अराजकता का माहौल संसद में ना हो और सामान्य कामकाज हो। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है, नीतियों पर बहस होनी चाहिए और एक जो देश हित में जो नीतियां कानून के रूप में तब्दील होंगी या संशोधन के रूप में आए, मुझे लगता है उसमें सबकी सहमति जरूरी है। ठीक है, सत्यप्रकाश सिंह जी, वही सवाल कि जो आप कल उम्मीद जता रहे थे कि एनडीए में नाराजगी है अंदर खाने और उसका फायदा आपको मिल जाएगा, लेकिन देखिए 30 सेकंड में यह फैसला हो गया ध्वनि मत से कि ओम बिरला ही एक बार फिर से अध्यक्ष बनेंगे। मनोज, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ओम बिरला जी व्यक्तिगत तौर पे अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वो समान सभी को अधिकार देंगे, बोलने के लिए हो या सुचारू इसको संसद भवन पे चलवाएंगे। देखिए, आपने बात की चुनाव की। देखिए, चुनाव हुआ क्यों, चुनाव किसकी हट की वजह से हुआ है? ये देखिए, मैं कल भी आपको चैनल में बैठे बोल रहा था कि ये फर्क किसका बनता है, संसद अच्छे से चले, सत्ता अच्छे से चले। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका सबसे पहला दायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है कि संसद सुचारू रूप से चले। मगर देखिए, हमने कुछ नहीं बोला था। हम देखिए, आपको भी याद होगा, चाहे खड़गे जी हो, चाहे वेणुगोपाल जी हो या हमारे नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने क्या बोला कि स्पीकर के लिए हम आपका समर्थन के लिए तैयार है, डिप्टी स्पीकर हमको दे दीजिए। तो स्पीकर के लिए तो शुरू से तैयार ही थे, मगर आपने अपनी हट की वजह से कि नहीं हम अपने ही हट से चलाएंगे, उसकी वजह से आप तैयार नहीं हुए। आपने एक भरोसा नहीं जताया कि हाँ हम डिप्टी स्पीकर आपको पद आपको देंगे, उसकी वजह से। और एक और इसमें कोई वैसा हट वाली बात नहीं थी, इसमें विचारधारा की बात है। इसमें आपकी ये विचारधारा आती है कि आप सत्ता पक्ष में होते हुए किस अहंकार में आप विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। विपक्ष की आवाज जनता की आवाज कहा जाता है, तो आप जनता की आवाज कहीं ना कहीं नकार रहे थे, नहीं हम अपनी ही बात चलाएंगे,
हम सत्ता के लोग हैं, हम अहंकारी लोग हैं, हम अपने ही लोग को बिठाएंगे, हम अपनी तरीके से संसद को भी चलाएंगे। तो ये विचारधारा की बात जो जनता ने देखा कि एक विचारधारा जो है वो हावी होने की कोशिश कर रही है। जो इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत अहंकार कम हुआ है इनका। अब चुनाव भी हुआ ये भी इन्हीं के अहंकार की वजह से हुआ। हम तो बात को बार बोल रहा हूँ, हम तो स्पीकर पद के लिए तैयार ही थे, समर्थन हमारा था ही। तो डिप्टी स्पीकर की बात है, हम कोई अहंकार में नहीं बैठे हुए थे कि स्पीकर का भी हम समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। और एक चीज मैं शुभम जी की बात सुनो, एक 10 सेकंड दीजिए। की बात कर रहे थे, नैतिकता की अगर मैं इनको बात दिला, अपनी पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत खराब तो राजीव गांधी जी ने बोला था सरकार के खर्चे पे आप इलाज कराइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूएन तक भेजा गया, किसकी सरकार थी? भारत को प्रतिनिधित्व कर सके। अटल बिहारी वाजपेयी सदन में रहते थे तो विपक्ष भी उनको सुनता था। तो ये होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी या कांग्रेस पार्टी अगर है सत्ता में तो कैसे सदन चलता था, सरकार कैसे चलती थी, विपक्ष की भी सुनी जाती थी, विपक्ष के नेताओं को भी सम्मान दिया जाता था। आज आप बात कर लीजिए, चाहे मोदी जी का 10 साल देख लीजिए, उन्होंने उपहास बनाया विपक्षी नेताओं को, क्या क्या नहीं बोला आपको मालूम। मैं उस चीज को वापस नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ये अहंकार जो है वो दिखता है, मगर हाँ ठीक है, जनता ने इनको अब इस बार दिया, एक मैसेज दिया कि आपको अहंकार कम करना पड़ेगा। विपक्ष है वो हमारी आवाज है, हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। ठीक है, डॉक्टर किरण बघेल जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर किरण बघेल जी, कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव इसलिए जरूरी था कि जो अभी तक पिछले कार्यकाल में पार्शियलिटी होती आ रही थी वो इस बार नहीं होगी। अखिलेश यादव ने भी इस ओर इशारा किया है सदन में बोलते हुए। देखिए, अभी जितने लोगों को मैं सुन रही थी तो सत्यप्रकाश जी से लेके मध्य प्रदेश से जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो लगातार कह रहे थे कि जनता की आवाज है, जनता की आवाज है। तो आशा है कि इस बार विपक्ष अपनी भूमिका संजीदगी से अदा करेगी और सचमुच स्वार्थ वश बात नहीं करेगी और जनता की आवाज या जनता के हित की बात करेगी। रियलिटी में जिस प्रकार संख्या बल ना होते हुए भी संसद का समय वेस्ट करना और मुझे लगता है कि मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के चक्कर में जो इन्होंने वोट की जो राजनीति की, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यजनक है। जब ऑलरेडी इनको पता था कि ये संख्या बल एनडीए के पास है, उसके बाद भी वोट की बात करना, तो मुझे लगता है ये जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर कंस्ट्रक्टिव राजनीति पे रहे या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन में रहे ताकि जितना सांसद की जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चल सके, तो मुझे लगता है कि जिस बात पे ये इनके प्रवक्ता कह रहे हैं ये संजीदगी से ये बात इनके सांसद भी फॉलो करें। और रही जनता की आवाज, तो मुझे लगता है जनता ने अपना फैसला, अपने आवाज संसद तक पहुंचा दी है। मोदी जी के पक्ष में वोट करके मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर के जनता ने अपना फैसला ऑलरेडी सुना दिया है सत्यप्रकाश जी। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करनी है और जनता की आवाज जो पिछले 10 साल से अगर आप लोग सचमुच जनता की आवाज थे, जनता की आवाज कितनी बार उठाए वो तो जनता जानती है। मुझे लगता है इस बार आप लोग अपनी अपना सेल्फ स्वार्थ ना देखकर अगर जनता की आवाज सचमुच उठाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। राम पांडे जी, जो डॉक्टर किरण बघेल जी कह रही हैं कि जब नतीजा पहले से पता था तो ऐसे समय की बर्बादी क्यों की गई फिर? जी, अभी आपके चैनल पर ही बताया गया कि 30 सेकंड में चुनाव हो गया, तो ये 30 सेकंड समय की बर्बादी होती है। और हम अभी पिछले 10 साल की बात करें तो विपक्ष की आवाज इसके लिए व्यवस्थाएं तो सुबह से जमाई गई है ना, चुनाव तो ध्वनि मत से 30 सेकंड में ही हो गया। 10 साल में संसद चली ही कहां, इतना संसद का समय बर्बाद किया है। 10 साल में जब विपक्ष ने मणिपुर को लेकर आवाज उठाई तो सांसदों को बाहर कर दिया गया। किसानों के लिए जो काले कानून बनाए गए थे, जब विपक्ष ने आवाज उठाई उनको बाहर फेंक दिया गया। जब अग्निवीर योजना पर संसद में विपक्ष ने अपनी बात रखना चाही तो सांसदों को बाहर उठाकर फेंक दिया गया। पेगासस पर संसद में बात करना चाहिए तो बाहर उठाकर फेंक दिया गया। राफेल पर बात करना चाहिए तो संसद से बाहर उठाकर फेंक दिया गया। अब जनता ने इतनी ताकत दी है कि अब बाहर फेंकने के पहले 25 बार सोचना पड़ेगा। किसानों की बात करने पर 150 सांसदों को इकट्ठा बाहर कर दिया जाता है। क्या किसान अन्नदाता, हमारे देश के अन्नदाता के साथ न्याय नहीं होना चाहिए?
जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के समर्थन में जो उनके साथ न्याय हो, और संसद में जब पूछा जा रहा था कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट का जो बलात्कारी का जो आरोप है उस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, तो महिलाओं के समर्थन में आवाज उठाने पर और एक बलात्कारी के आरोपी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सांसदों को बाहर फेंकवा दिया जाता है। तो अब ये संसद में ऐसा लग रहा है, जो विपक्ष ने, जनता ने जो विपक्ष को ताकत दी है, कि अब इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आप वही आप पार्शियलिटी का ही आरोप लगा रहे हैं। इस चर्चा को यहीं से, शिवम शुक्ला जी, मैं आप ही के पास आऊंगी और चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि जो बार बार आरोप लग रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर कि पहले कार्यकाल में पार्शियलिटी होती रही है, इस बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए चुनाव जरूरी था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो चुका है। ओम बिरला को एक बार फिर से ध्वनि मत से चुन लिया गया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पहली परीक्षा में एनडीए पास हो गया है। शिवम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम शुक्ला जी, जो बार बार यही कहा जा रहा है कि ये चुनाव इसीलिए जरूरी था क्योंकि पिछले कार्यकाल में हमने देखा है कि जब भी विपक्ष ने जनता के मुद्दों को उठाया तब सांसदों को बाहर कर दिया गया। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पहले इस विषय पर जाने से पहले भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के लिए बलात्कारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो सबसे पहले तो इनको टीवी डिबेट में जब भी बैठे तो क्या कोर्ट में केस है, किस धारा में प्रक्रिया चल रही, इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए और यह उनके चरित्र का हनन है जिसके लिए यह स्वयं जिम्मेदार होंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि चुनाव करा करके कांग्रेस को क्या हासिल हुआ, राहुल गांधी जी की जो चुनावी पराजय है उसमें एक और जुड़ गई और इसके साथ ही साथ यह भी सिद्ध हुआ कि अगर यह लोग वोटिंग की दिशा में जाते, ध्वनि मत से यह निर्णय नहीं होता, तो कई विपक्षी सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, एनडीए के जो उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आते। आज जब कांग्रेस संविधान और इस प्रकार की परंपराओं की बात करती है तो इसको अपने आपातकाल वाला इतिहास भूल जाता है, इसको वह संवैधानिक संशोधन भूल जाते हैं। 356 का प्रयोग करके इन्होंने जिस प्रकार से लगभग 95 बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को गिराया वह भूल जाता है। मध्य प्रदेश में डिप्टी स्पीकर का प्रकरण भूल जाता है। कांग्रेस इन तथ्यों का जवाब नहीं देंगी। आप अभी इन पे बिंदुवार जवाब ले लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता से। और इनके पास जो ये चोरी और ऊपर से छीना चोरी करने की आदत है, इसी आपातकाल को जिन्होंने इस देश पर थोपा था उसका राजीव गांधी जी संसद में 1985 में समर्थन करते हुए कहते हैं कि अगर किसी प्रधानमंत्री को लगता है कि आपातकाल की आवश्यकता है और वह आपातकाल नहीं लगा रहा तो वह देश के साथ न्याय नहीं कर रहा है। तो जो लोग आपातकाल को देश के साथ न्याय करना मानते हैं, जिन लोगों का विश्वास देश की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराने और बर्खास्त करने पर है, वह लोग लोकतांत्रिक परंपराओं और नियमावली की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्टता के साथ मानना है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने आप में बहुत गरिमामयी होता है, उसके लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और पहले भी हमने कभी भी इस प्रकार से तमाम बार बहुमत का आंकड़ा बहुत नजदीक होने के बावजूद भी कभी चुनाव करवाने का प्रयास नहीं किया। हमारा हमेशा मानना रहा था कुछ पद पर तमाम जितने भी निर्वाचित सांसद हैं उनकी आस्था होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने पिछले कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष जी के बारे में किस प्रकार की भाषा चली, किस प्रकार से उनको भी अपमानित करने का प्रयास किया, यह तमाम चीजें सदन के रिकॉर्ड में है, कांग्रेस को उठा करके देखना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष जी ने इनको अनेक बार अवसर दिए तमाम नीतिगत विषयों पर अपने विचार रखने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने अधिकतर समय सदन का वक्त शोर शराबे में ही जाया करने का निर्णय लिया। तो स्वाभाविक सवाल को लेकर सत्यप्रकाश जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं मनीष गुप्ता जी आपके पास आती हूं। आपने देखी होगी आज की वो वीडियो जिसमें ओम बिरला जी आगे चल रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी साथ में हैं और किरण रिजिजू हैं, जो आज की जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। और अगर यही संदेश, इससे एक संदेश तो जा रहा है कि सर्वसम्मति से चुना गया है, लेकिन अगर यही मैसेज बिना चुनाव के जाता, निश्चित रूप से जो तस्वीर आज दिखी है और जिस तरीके से तमाम विरोधाभासों के बावजूद जब चुनाव होने के बाद भी जब नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री तीनों मिलकर के जब अध्यक्ष को संसदीय आसन तक ले आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तस्वीर लोकतांत्रिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत सुखद तस्वीर है। देखिए, संसद को लेकर के जिस प्रकार का पिछले 1.5-2 दशकों से जो रवैया लोगों में देखने में आ रहा है, मुझे लगता है ये अपने आप में दुर्भाग्यजनक है। लोकतंत्र की परिभाषा लगातार बदलती जा रही है। लोग जो है वो अब संख्या बल के आधार पर अपनी जो मनमानी थोपने लगे हैं। निश्चित रूप से किसी भी सदन को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो विरोधी सांसद हैं उनको भी अपने आचरण, अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। पिछला जो सत्र रहा है, पिछली जो लोकसभा रही है, निश्चित रूप से इतना ज्यादा शोर शराबा हुआ है और जिस तरीके के दृश्य संसद में मतलब उभर करके आए हैं, पूरा देश उनको देखा है। आखिर हम जो निर्वाचित सांसद दलों में तो ठीक है विभक्त हैं, लेकिन हम अपनी छवि पूरे देश के सामने कैसे लाना चाह रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र जो है संख्या बल के आधार पर जरूर चलेगा, पर जो सहमति है, आम सहमति और बड़े मुद्दों पर मुझे लगता है कि जो डिबेट होनी चाहिए,
पक्ष विपक्ष की बातें सामने आनी चाहिए। अगर शुरुआती दौर से कड़वाहट रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका असर तो जो है वो कड़वाहट तो आगे दिख रही है ना। प्रोटेम स्पीकर का भी विरोध किया गया और अब चुनाव की नौबत आ गई, एक जो परंपरा चली आ रही थी वो टूट गई, तो शुरुआत में ही कड़वाहट तो दिख रही है। बिल्कुल, ये दुर्भाग्यजनक है। मुझे लगता है कि अब एकदम कहीं ना कहीं परसेप्शन बदलने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से सदन का जो महत्व पहले हुआ करता था वो आज के दौर में खत्म हो गया है। पिछले अगर संसद सत्र की हम बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का परिहास किया गया बाहर, और जिस तरीके से लोगों ने आचरण किया लोकसभा के अंदर, मुझे लगता है ऐसे दृश्य जो है इस बार नहीं दोहराए जाने चाहिए। कहीं ना कहीं हम जनता से निर्वाचित होकर के आते हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम इस देश की महान परंपराओं को आगे ले जाने का काम करना है हमें। और अगर हम इस तरीके से निरंकुश और अराजक तरीके से आगे चलेंगे तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। और मुझे लगता है इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ेगा, और देश तो भोग ही रहा है। सत्यप्रकाश जी, एक सकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ओम बिरला जी के कार्यकाल पर सवाल आज भी उठ रहे हैं। आज भी जितने भी विपक्ष के नेताएं हैं सबने यही कहा है कि हमें बोलने का मौका दीजिएगा, हमारी आवाज मत दबने दीजिएगा। इसका क्या मतलब है? मनीष, देखिए, पिछले बार का कार्यकाल का देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लग गया है उस कार्यकाल को। मैं ये ओम बिरला के व्यक्तिगत तौर पर नहीं बोलूंगा ये, क्योंकि ओम बिरला जी जो जिस पद पे बैठे हो उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, मगर ये सत्ता पक्ष का भूमिका होती है। सत्ता पक्ष क्या चाहता है कि सब संसद चलाना चाहता है, किस हिसाब से विपक्ष को साथ में लेके जाना चाहता है, किस हिसाब से जनता की आवाज सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता है। तो सत्ता पक्ष की वजह से हुआ सारी चीज हुआ है कहीं ना कहीं। जैसे आपको मैंने अखिलेश यादव जी को सुना, उन्होंने क्या बोला कि कहीं उल्टा ना हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं यही है कि हर विपक्ष वो भी जानता है कि कहां से आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो सत्ता पक्ष ना करे। कि ओम बिरला जी या उस कुर्सी पे कोई बैठे, उनको व्यक्तिगत तौर पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दूसरा व्यक्ति भी होगा था, ये सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगता है या सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं अपने हिसाब से संसद को चलाना चाहता है। उसकी हम भूमिका की बात करते हैं कि वो निष्पक्ष होना चाहिए, और जो कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा उसको ये देखना पड़ेगा कि दोनों को मैं साथ कैसे लेके चल सकूं, निष्पक्षता के साथ कैसे संसद चला सकूं, पहली बात। दूसरा, देखिए, एक शिवम जी की मैं बात कर रहा था और ये किरण बघेल जी बैठी बोल रही है कि बार बार इन्होंने बोल रहे हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। अरे वेस्ट ऑफ टाइम तो वो था जब यूपीए की सरकार थी, जब 2G के मामले आपने 150 दिन तक संसद नहीं चलने दिया था, उसके बाद क्या हुआ, प्रोपेगेंडा था। अरे वेस्ट ऑफ टाइम क्या है? देखिए, अभी मैं बात कर लेता हूँ मोदी जी के कार्यकाल की। आपने जम्मू कश्मीर बनवा दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, आप वहां चुनाव नहीं करा पा रहे, लद्दाख के लोगों की सुन नहीं रहे, चाइना अंदर आ गया, और आप अपनी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाते। ये है वेस्ट ऑफ टाइम। अगर इनको लगता है कि महिलाओं की, किसानों की, युवाओं के रोजगार की बात करेंगे वेस्ट ऑफ टाइम है, तो हम विपक्ष रहते तो करते रहेंगे। ये आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी नीति, नियत क्या है, ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप विपक्ष की सुन रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। नहीं तो हम तो विपक्ष के नाते जनता की आवाज उठाते रहेंगे, मुखर होकर उठाते रहेंगे। और दूसरी बात, शिवम दुबे जी, हमको नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। एमपी का जो आप अच्छा सत्यप्रकाश, इस बार तो संसद चलने देंगे ना? जो पिछले 5 सालों में हमने देखा है वैसा तो नहीं होगा। मान लो जी, देखिए, संसद विपक्ष, हम जो विपक्ष के नाते हमेशा सरकार के समर्थन में है। हमारी बातें आप सुनिए। अग्निवीर, जैसा राम जी ने भी बताया, अग्निवीर पे आपने कब सुनने नहीं दिया। महिलाओं की बात की हमने नहीं सुना, आपने रोजगार पे बात नहीं किया, आपने किसानों की बात नहीं किया। आप सुनिए विपक्ष की बात, आप सुनना ही नहीं चाहते। आप एक अहम के तहत अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा का हर बिल बिना चर्चा के पास करा लेते। अग्निवीर बिल बिना चर्चा पास हुआ था, महिला बिल बिना चर्चा पास हो, तो ये आपकी महत्वाकांक्षा की वजह से होता है ना। आप सुनिए विपक्ष की बात, हम आप हमारी सुनेंगे, हम आपकी सुनेंगे। तो डॉक्टर किरण बघेल जी, चलो, ये सत्ता पक्ष को सोचना पड़ेगा कि हमको विपक्ष को साथ में लेके चलना है। डॉक्टर किरण बघेल जी, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष को साथ लेकर चले। बिल्कुल, पिछले कार्यकाल में आप देख सकते हैं कि मनीष जी ने खुद स्वीकार किया है कि किस प्रकार विपक्ष सिर्फ हो हल्ला करता था और कहीं ना कहीं संसद की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जाता था। कहीं ना कहीं इनका ध्येय रहता था कि बिल पास होना हो, कम इतनी हल्ला गुल्ला करते थे, ये सुचारू रूप से चलने नहीं देते थे कि इनको वापस बाहर भेजना पड़ता था। ना इनको इनके कंडक्ट के कारण, व्यवहार आचरण के कारण भेजा जाता था, ना कि संख्या के कारण। और जितने महत्वपूर्ण फैसले आप देख सकते हैं, 370 धारा, इनकी 10-10 साल की सरकारें रही। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 10 साल की सरकार रही लेकिन अटकी रही। मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो इनकी
सरकार 10 साल की रहेगी, किसी में हिम्मत नहीं रहा कि इस बिल को पास कर सके। हमारे जितने भी निर्णायक महत्वपूर्ण फैसले हैं, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मोदी जी के कार्यकाल में रहे हैं और जनता ने इन पर विश्वास जताया है। तो मैं इस बार मैं आशा करती हूँ कि कांग्रेस और जितने इनके जो गठबंधन की विपक्ष है, जो कि जनता ने फिर से इन्हें नकार दिया है और फिर से विपक्ष की भूमिका में बैठाने को मजबूर कर दिया है, अपने इस विपक्ष की भूमिका को मजबूती के साथ अच्छे से उपयोग करेंगे, ना कि सिर्फ सदन की कार्यवाही को रोकने का प्रयास करेंगे। निर्णायक फैसले लेने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उस पर गतिरोध पैदा करेंगे। मुझे लगता है जब जनता ने इन पे विपक्ष की भूमिका सौंपा है तो उसका सदुपयोग करें। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, एक तो के सुरेश को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी समेत पूरे इंडिया ब्लॉक ने क्या मैसेज दिया, एक तो ये बताइएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, जब पिछले कार्यकाल में विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, तब संसद में नहीं चलने दिया गया संसद को, और अब तो आप देखिए कि पहले दिन से ही इतना आक्रामक है, तो फिर आगे हालात क्या होंगे? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत में जो कड़वाहट दिख रही है, मुझे लगता है एक सकारात्मक विपक्ष का रोल जो है ना, विरोधियों को भी निभाना चाहिए और एक शासन को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े और मजबूत विपक्ष की आवश्यकता भी होती है। पर ये विपक्ष का रोल जो है ना, सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। जो आज देखिए, आपको बहुमत नहीं मिला है, सत्ता पक्ष को अगर बहुमत मिला है, सरकार का सहयोग आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर के चले, दोनों को संतुलित आधार पर देश को सर्वोच्च दृष्टि में रखते हुए काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और पिछली सदन में, पिछले जो लोकसभा में जो चीजें हुई हैं, मुझे लगता है उनसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को परहेज करना चाहिए। देखिए, देश जो है वो आप सब लोगों को देख रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की जो जिम्मेदारी है उतनी ही विपक्ष की जिम्मेदारी है। दोनों मिलकर के देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएं, ये पब्लिक की डिमांड है। और जनता के जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं या जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन पर सदन में स्वस्थ चर्चा भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये देश को चलाने के लिए जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, उतनी ही विपक्ष की जिम्मेदारी है। दोनों मिलकर के चलाएं, तब देश आगे बढ़ेगा। वरना आज जो हम कड़वाहट देख रहे हैं, इससे आने वाले संसद सत्रों में भी यही दृश्य दिखाई देगा और हो हल्ला के बीच में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दे गौड़ हुए, समय पर निर्णय नहीं हुआ, तो ये देश जनता का नुकसान है, ये देश का नुकसान है। हाँ बिल्कुल। राम पांडे जी, अभी से इतनी कड़वाहट कि प्रोटेम स्पीकर का विरोध, उसके बाद स्पीकर का चुनाव तक करा दिया गया, तो आगे कैसे चलेगा? एक तो ये तो आम सवाल है ना, जो आम जनता के मन में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बदल गई है विपक्ष की। नहीं है, हमारा तो नारा ही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो हम तो हमेशा प्रेम से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। चुनाव क्यों कराया गया? चुनाव क्यों कराया गया, ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही जवाब दे दिया कि राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से बात की, स्पीकर पद के लिए बात की। खड़गे जी ने कहा ठीक है, बैठकर बात कर लेते हैं। फिर राजनाथ सिंह ने चर्चा ही नहीं की और राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से प्रत्याशी खड़ा कर दिया। जब आपने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, इसलिए चुनाव हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी खड़ा नहीं करती तो चुनाव होता ही नहीं। और अभी जब आज डेडलाइन थी, आज लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना था, कल 12 बजे तक का नॉमिनेशन का टाइम था, तो संविधान के अनुसार तो चुनाव लड़ा जा सकता है और आपसी सहमति तब बनती है जब बैठकर बात हो। और ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की थी, विपक्ष तैयार था। विपक्ष ने कह दिया हम बैठकर बात करना चाहते हैं, आम सहमति से स्पीकर पद बनाना चाहते हैं। लेकिन अब जब बात ही नहीं कर रहे हो आप, तो तब तो चुनाव होगा ना। यदि भारतीय जनता पार्टी बात करती, आपसी सहमति। अच्छा, शिवम शुक्ला जी, क्योंकि राजनाथ जी ने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने 3 बार मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत की है। शिवम शुक्ला जी, आप इसको क्लियर कीजिएगा। वो कह रहे बात नहीं हुई इसलिए चुनाव हुआ है।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कई स्तर की वार्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम विपक्षी नेताओं के साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से एक मांग रखी गई कि डिप्टी स्पीकर का पद इनको ऑफर किया जाए, उसके पश्चात यह लोग सशर्त लोकसभा अध्यक्ष के लिए समर्थन देंगे। देखिए, लोकतंत्र में शर्तों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। डिप्टी स्पीकर का पद इनके पास भी जब बहुमत हुआ करता था तो यह लगातार अपने पास रखते थे। जब संख्या बल कांग्रेस पार्टी कमजोर हुआ, यह लोग 100-150 के पास आने लगे, उसके पश्चात यह विपक्षी लोगों को देने का काम करते थे। मध्य प्रदेश में ही हमने देखा कि विधानसभा में तक लोग डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखते हैं। तो कांग्रेस तो परंपराओं और रवायतों की यहां पर बात करे ही नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमने इनके साथ कंसेंसस कैंडिडेट बनाने का प्रयास किया, बातचीत की, और उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी शर्तों पर समर्थन देने के लिए राजी थी तो हमने अस्वीकार कर दिया। और हमारे पास नंबर था, हम चाहते थे कि लोकसभा में देश की जनता भी देखे कि यह सरकार किस प्रकार से देश की जनता का विश्वास हासिल है, माननीय सांसदगणों का विश्वास हासिल है और एनडीए का पूरा परिवार एकजुट है। वहीं इंडी गठबंधन में किस स्तर की टूट है इनके चुनाव कराने के निर्णय से, वह भी सामने आ गई। टीएमसी ने बहिष्कार कर दिया इनके प्रत्याशी का, और आज भी इनके भीतर इतना साहस नहीं था कि यह लोग नंबर गेम के राजनीति में जा पाए। ध्वनि मत से निर्णय हुआ, इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से अपनी एक राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको जनता के सामने प्रदर्शित करना चाहते थे। जो लोकतांत्रिक एक सामंजस्य की बात होती है, जो सदन में सद्भाव पूर्वक साथ में चलने की बात होती है, इस प्रकार की किसी भी परंपरा पर कांग्रेस अथवा इनके नेतृत्व का विश्वास नहीं है। इस पूरे प्रकरण ने स्पष्ट कर दिया है। और राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया है कि इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा, उसकी मान्यता के विरोधी उस आपातकाल वाले परिवार से आने के कारण वह आज भी है और लगातार वह इस प्रकार की अपनी राजनीति आगे बढ़ाते हैं। पांडे जी आ रही हूं, सत्यप्रकाश जी काउंटर कीजिएगा इस पर, शॉर्ट में कीजिएगा। लेकिन शिवम जी अब पिछले 10 साल से घोषित आपातकाल आपकी सरकार में चल रही है, थोड़ा देख लीजिए। विपक्ष की सुनते नहीं है, जनता की सुनते नहीं है, रोजगार पे बात नहीं करना चाहेंगे, महंगाई पे बात नहीं करना चाहेंगे। जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, उसको भी कहने का आप दबा के चलाते हैं। तो कहाँ घोषित आपातकाल है, जनता भी देख रही है। जनता ने आपको अभी एक छोटा सा झटका दिया है, तैयार रहिए। अरे जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस जैसे महत्वपूर्ण अखबारों को अपना एडिटोरियल नहीं छापने दिया, जिन्होंने किशोर कुमार की फिल्मों और गानों की सीडी जलवा दी, जिन्होंने इस देश में ऑल इंडिया रेडियो पर खबरों की सेंसरशिप लगा दी, जिन्होंने इस देश में लाइसेंस राज लागू किया, वह लोग आज बात करते हैं कि सेंसरशिप है, मीडिया बात नहीं कर रहा है। अरे मीडिया तो चिल्ला चिल्ला करके बात कर रहा है। मीडिया आपके राहुल गांधी के उस एजेंडे को भी दिखाता है जिसमें संविधान और देश विरोधी राजनीति को राहुल गांधी जी हवा देते हैं। मीडिया आपके साथ है, संस्थाएं आपके साथ है और पूरा वामपंथी इकोसिस्टम आपके साथ खड़ा है। आपकी अक्षमता की वजह से आप लोग उस स्थिति में हैं और देश के संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास न करने के कारण, देश पर आपातकाल थोपने के कारण, अभी कल ही उसकी बरसी थी। आप अपना इतिहास याद कर लो यार, आप लोगों ने इस देश के लोकतंत्र के साथ क्या किया था। देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय अगर किसी ने लिखा है तो अब कांग्रेस पार्टी और आपके नेतृत्व ने लिखा है। देश की जनता इससे भली भांति परिचित है। आप लोग देश में लोकतांत्रिक राजनीति की बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही विपक्षों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से साथ में लेकर के चलने की बातचीत की है। आज भी राजनाथ जी सिंह की ओर से यह बातचीत आपकी ओर अग्रेसित की गई। आपके किसी नेता ने बात करने के लिए हमसे प्रयत्न नहीं किया और उसके पश्चात खड़गे जी का यह बोलना कि शर्तों के आधार पर समर्थन देंगे। अरे आप लोकतांत्रिक किरण बघेल शॉर्ट में 30 सेकंड में बोलिएगा। आ रही हूं जी। शिवम जी एक मिनट किरण जी। ओम बिरला जी की नियुक्ति हो गई है, कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की जीत है और पुनः ये साबित करता है कि भारत में आज भी लोकतंत्र जीवित है और आपातकालीन थोपने वाले लोग नेता के वंशज अगर ठीक है राम पांडे ठीक है किरण जी। राम पांडे जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, शॉर्ट में रखिएगा। मैडम यही तो लड़ाई है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने सारी डिबेट खराब कर दी, तो संसद में भी तो यही करते हैं। आपने एक एक से बोलने का मौका दिया। अभी दूसरे प्रवक्ता बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता ने पूरे समय बोलने नहीं दिया और यही काम ये संसद में करते हैं। तो संसद को कौन नहीं चलने देता है, ये आपकी डिबेट से पता चल रहा है। अब बात ले जाते हैं ये 50 साल पुरानी इंदिरा जी के टाइम पर, उसके बाद राजीव। ठीक है आप, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, आपको भी रोकूंगी राम पांडे जी क्योंकि वक्त की कमी है
और बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूं कि यहां तो एक दूसरे पर वार पलटवार करने में आपने कभी नहीं छोड़ी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि देश की संसद चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी और देश की जनता की आवाज को विपक्ष मजबूती से उठाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है ध्वनि मत से। आज के दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।